हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। यह हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन के संबंध में बनाया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अभी भी मौजूद है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। क्योंकि ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जो स्थापना होती है उसमें हम समझेंगे कि जब तक अंग्रेज व्यापारी थे, भारत उनका बाजार था। लेकिन जब वे हुक्मरान बने तो भारत उनकी जागीर बन गई। कैसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से सत्ता तक का सफर तय किया, कैसे हमारे स्वाभिमान और साम्राज्य को छल और चालों से तोड़ा गया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की पूरी दास्तान को। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके भी रिवीजन को मजबूती मिल सके। तो चलिए बिना देरी की हुए शुरुआत करते हैं ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की पूरी दास्तान और समझते हैं एक कहानी को। और परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो हम ऑलरेडी हाईलाइट करते हुए चलते हैं और इस वीडियो में भी हाईलाइट करते हुए चलेंगे और आप उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज्य जो है उसके कई सारे अंग हो गए थे। जैसे बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था क्या थी वो देखेंगे, वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस का क्या योगदान रहा वो हम समझेंगे, वेलेजली की सहायक संधि क्या थी वो हम समझेंगे, शासन को सुदृढ़ बनाने का कार्य कैसा था, और डलहौजी की हड़प नीति। इन सब चीज़ों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता भारत में इस तरह कायम हो गई कि उसे उखाड़ फेंकना भारतीय नागरिकों के लिए या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य था। तो चलिए बिना देरी की हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरह से संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1848 से 1856, ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड भी है, क्योंकि इसी समय में जो है इसने बहुत सारी ऐसे रूल्स और रेगुलेशन ले आए जो अन्य राजाओं के राज्य को भी कैसे हड़पा जाए वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ये डलहौजी की हड़प नीति के तहत हुआ था और इसका टाइम पीरियड भी 1848 से 1856 का था। और इसी समय ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना भी मानी जाती है। तो आइए देखते हैं। अंग्रेज़ों ने पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना का एकत्रीकरण प्रारंभ कर दिया। रणजीत सिंह के बाद उसका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा था एवं उसकी मां रानी जिंदन कौर अपने कृपात्र अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का कार्य करती थी। 1845 में पहला सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। खालसा हार के साथ सिख युद्ध समाप्त हो गया था। तो 1845 में पहला अंग्रेजी सिख युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह शासक बना रहा। अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा अंग्रेज़ सिख युद्ध हुआ। पंजाब की सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ी परंतु हार गई। पंजाब को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। पंजाब पर जिस समय अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। उसके कार्यकाल मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 1848 से 1856 तक उसका टाइम पीरियड था। भारत में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। उसी के टाइम पीरियड में भारत में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। मतलब भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य इतना अधिक फैल चुका था, वो भी इतना दृढ़ता के साथ फैल चुका था कि उसको उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल कार्य था। हालांकि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि डलहौजी के अच्छे को उखाड़ कर फेंक दिया है। तो देखते हैं आगे। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी हो गई। कंपनी का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया तथा राजनीतिक एवं संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में आ गई। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलने लगी। अब यहीं पे दोहरी व्यवस्था जो है, कंपनी जो है कुछ चीज़ें अपने अधिकार में ले लेगी, कुछ जो है राजाओं को दे देगी। जैसे राजस्व वसूलना, पुलिस नियंत्रण और न्यायिक शक्तियाँ ये कंपनी के पास रहेंगी। बाकी चीज़ें जो है वो वहाँ के जो प्रशासक हैं वो देखेंगे।
कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियां का पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या फिर द्वैत सरकार कहा जाता है। प्रशासन का दायित्व तो नवाब व उसके पदाधिकारियों पर था, यद्यपि इनका निर्वाह करने की शक्ति उसके पास नहीं रही, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और 772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का 1772 है, ध्यान रखिएगा। 1772 ईस्वी में बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना एवं 1773 ईस्वी में उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी 1773 में एक नया रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपको पता ही होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नहीं पता होगा तो हम इसको बताएंगे आपको आगे। 1772 में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बनी। कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में ही रही। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। वे बंगाल के प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते थे और इसे विदेश में बेचते थे। बताइए क्या हालत थी। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था तथा इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। 1766 से 1768 ईस्वी में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई और इस धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा। यह अकाल मानव जाति के इतिहास में बड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। आइए हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड। 1772 से 1793 हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए विवश कर दिया। 1780 में हैदर अली से एक बार पुनः युद्ध आरंभ हो गया। हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित किया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया। जुलाई 1781 में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित कर मद्रास को सुरक्षित कर लिया। प्रश्न बन जाएगा कि जब हैदर अली परास्त हुआ तो उस समय सेनापति कौन था? ब्रिटिश सेनापति कौन था? आयरकूट। ठीक, आयरकूट उस समय ब्रिटिश सेनापति था और पोर्टोनोवा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हैदर अली को पराजित किया गया था। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर विजय की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 ईस्वी में शांति संधि कर ली तथा एक दूसरे के जीते हुए राज्यों को लौटा दिए। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य 1789 में पुनः युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू की पराजय हुई। श्रीरंगपत्तम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया तथा 330 लाख रुपए हर्जाना भी दिया। तो जब टीपू और अंग्रेज़ों के बीच संधि हुई थी तो वो श्रीरंगपत्तम में हुई थी। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि दोनों के बीच संधि कहाँ हुई थी? श्रीरंगपत्तम में हुई थी। ठीक, अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं। इसका 1798 से 1805 के बीच में टाइम पीरियड है। अभी हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखा, अब हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं। अंग्रेज़ों का प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। वर्ष 1797 तक दोनों प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया। पहला सहायक संधि, दूसरा खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। अब हम बताते हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि कैसी थी। तो वेलेस्ली की सहायक संधि जो है वो हैदराबाद राज्य पर भी हुई, जो कि 1798 में हुआ था। मैसूर पर भी इन्होंने वही रूल अपनाया सहायक संधि का। तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले और सिंधिया, ऐसे करके जो है 7 राज्यों पर इन्होंने जो है सहायक संधि का उपयोग किया। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि सौंप दी, उसे विवश कर दिया कि वह पेंशन लेकर अपनी राज्य कंपनी को सौंप दे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की स्थापना की। आ जाएगा ये प्रश्न कि पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत जीपीओ की स्थापना किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। सन 1784 में सर विलियम जोन्स एवं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मैसूर में मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई और 1947 ईस्वी तक इसे जारी रखा गया। तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर के अलग कर दिया गया। अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में केवल मराठे ही ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। वेलेस्ली ने उनकी ओर ध्यान देना आरंभ किया। इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था जिसके अंतर्गत पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले को शामिल किया गया। यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि पर होलकर के साथ शांति स्थापित कर ली तथा उसे राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का कार्य 1818 से 1857 तक होता है। अब 1857 की क्रांति जब होती है तो ब्रिटिश कंपनी जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रशासन भारत में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब ये कमान चली जाती है ब्रिटिश साम्राज्य के पास। फिर यहाँ पे आता है ब्रिटिश शासन अधिनियम 1858, जहाँ पे कंपनी से हटा करके अब वो पूरा इंग्लैंड से जो है रेगुलेशन ऑपरेट होते थे। ठीक, या रेगुलेट होते थे। मतलब भारत में क्या कार्य होगा, कैसे यहाँ का प्रशासन चलेगा, इसका नियम कौन बनाएगा? इंग्लैंड। सिंध की विजय। 18वीं सदी में सिंध पर कल्लौर शासक राज करते थे। 1771 ईस्वी में तालपुरों की एक बलूच जाति पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदान में बस गई। 1783 में मीर फतह अली खान ने सिंध पर प्रभुत्व हो गया और कल्लौरा के राजकुमार को देश से निर्वासित कर दिया गया। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिंक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव दिया था कि सिंध को जीतकर आधा आधा बांट लें, परंतु बेंटिंक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज़ों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम था। 1832 ईस्वी की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया। सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 ईस्वी में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। पंजाब की विजय। अब पंजाब पे इन्होंने कैसे विजय प्राप्त किया उसके बारे में देखते हैं। अब एक ही प्रमुख राज्य पंजाब स्वतंत्र रह गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में 1792 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित की थी। रणजीत सिंह ने 1798 ईस्वी में सतलज के पश्चिमी इलाकों की मिसलों को संगठित किया। 1801 ईस्वी में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया। रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार पेशावर, मुल्तान, कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए उसने यूरोपीय की सेवाएं प्राप्त की। अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की, परंतु 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। डलहौजी की राज्य अधिग्रहण की नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसमें ऐसा होता था कि जब किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो वो दूसरे को गोद नहीं ले सकते थे। मतलब दूसरे को वो गोद नहीं लेंगे, अब उस राजा के सारी संपत्ति अंग्रेज अपने अधिग्रहण में ले लेंगे। यही होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। राज्य अधिग्रहण की नीति या फिर राज्य हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? पहला तो था कुशासन का आरोप, जो कि अवध का इन्होंने किया, कुशासन का आरोप लगा करके। पंजाब पेंगू, जो कि वर्मा में था, सिक्किम लोअर, ये विलय के अधिकार के द्वारा किया गया। सतारा, जैतपुर, संभल, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये व्यापगत के सिद्धांत पर किया गया। तंजौर एवं कर्नाटक, नवाबों की उपाधि छीन ली गई। तो ये कारण थे किस कारण इनका विलय किया गया ब्रिटिश भारत में, ये उसके कारण हैं। डलहौजी की नीति का उद्देश्य
भारत से ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज्य विलय का सिद्धांत या फिर ड्रॉकिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। डलहौजी भले ही ये सब रूल ले आकर के सभी राजाओं के राज्यों को अपने अधिग्रहण में ले ले रहा है, यहीं से एक नई क्रांति का जन्म होता है जिसको कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का मुख्य रीज़न ये भी है कि जो ये ड्रॉक्सिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों का अधिग्रहण कर रहे हैं और नाना साहब के पेंशन को बंद कर दे रहे हैं, इस तरीके की जो कृत्य है इनका, ये 1857 की क्रांति को जन्म देगा। और ये 1857 की क्रांति वही है जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देती है, पूरे ब्रिटिश भारत को हिलाकर रख देती है। अगर इसमें कुछ लोग जो है अंग्रेज़ों का साथ न दिए होते तो शायद ये, एक पहला कारण ये था कि अंग्रेज़ों का साथ न दिए होते, दूसरा कारण ये था कि ये क्रांति एक निर्धारित तिथि पर अगर की गई होती तो ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ करके इंग्लैंड फेंक देता। इतनी भयावह स्थिति थी उस समय, सन 1857 में, है ना। तो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा, आपको पूरे जहनों में बस जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधि छीन ली। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस राज्य पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए वहाँ पे कुशासन का आरोप लगा करके उसका विलय कर लिया अवध में। अवध ये वही है, लखनऊ को अवध कहते हैं। वहाँ पे बेगम हजरत महल हैं, उनके हस्बैंड वाजिद अली थे। तो बेगम हजरत महल और वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगा करके उनका अधिकार क्षेत्र अपने में ले लिया। और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अगुवाई बेगम हजरत महल ही की थी लखनऊ से। ये देखते हैं। राज्य विलय सिद्धांत के अनुसार यदि कोई सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के विषय में अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य: सतारा 1848, जैतपुर 1849 और संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। डलहौजी ने पृथक, ये डेट जरूर याद करिएगा, ये पूछा जाता है, मिलान करने के लिए आ जाएगा। इधर आपके राज्य रहेंगे, उधर सन रहेगा, मैचिंग वाले प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे आप याद रखिए। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की स्थापना की। 1854 ईस्वी में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी 1854 के वुड्स डिस्पैच को लागू किया। भारत में रेलवे का जनक: लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल सन 1853 में चलाई गई थी। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसी समय भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया जो है कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता कैसे भारत में स्थापित हुई और लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उस तरह से उसने कितने राज्यों को जो है अपने अधिग्रहण में लिया। और अब इसके बाद अधिग्रहण में तो ले लिया, यहाँ पे जो है अपनी पॉलिसी को लागू कर दिया, लेकिन इसके उपरांत फिर जो घटना घटेगी वो क्या दृश्य होगा। इसके बाद घटना घटेगी 1857 की क्रांति, और क्रांति क्या रूप लेगी, किन किन अधिकारियों को वहाँ के सैनिक मारेंगे, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो है आप अच्छे से डिटेल पढ़िए, और इसका पूरा यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इसके नोट्स को प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप इस नोट्स को लगभग 2 से 3 बार पढ़िए और हमारे वीडियो को 2 से 3 बार कंटिन्यू देखिए। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो है और नोटिफिकेशन को भी जो है ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।